कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद मासूम और प्यारी सी बच्ची से, जिसकी उम्र करीब 10 साल होती है। उसके सिर पर नुकीले सींग होते हैं और पीठ पर खूबसूरत पंख। इस नन्ही परी का नाम होता है मलेफिसेंट। मलेफिसेंट एक रहस्यमयी और जादू से भरे जंगल में रहती थी। वह जंगल किसी आम जंगल जैसा नहीं था। हर पेड़, हर पौधा और हर जीव में जादू समाया हुआ था। यही जंगल उसकी पूरी दुनिया थी। मलेफिसेंट ने आज तक उस जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इंसानों के बारे में वह सिर्फ कहानियां सुनती थी, लेकिन कभी किसी इंसान से मिली नहीं थी। फिर भी वह अपने जंगल में बेहद खुश थी। उस जंगल में परियों के अलावा अजीब अजीब जादुई जीव रहते थे जो मलेफिसेंट के दोस्त थे। एक दिन जब मलेफिसेंट जंगल में उड़ती हुई कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ती है। वह लड़का भी उसी की उम्र का था। मलेफिसेंट हैरान होकर उससे पूछती है, तुम कौन हो और इस जादुई जंगल में क्या कर रहे हो? लड़का जवाब देता है कि वह पास के इंसानी राज्य में रहता है और जंगल में उसे एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया था, जिसे उसने उठा लिया। मलेफिसेंट उसे समझाती है कि वह हीरा इसी जादुई जंगल का है और उसे वापस करना ही होगा। बदले में वह वादा करती है कि वह उसे सुरक्षित उसके राज्य तक छोड़ आएगी। इसके बाद वह लड़का मलेफिसेंट को वह हीरा लौटा देता है। मलेफिसेंट हीरे को पानी में फेंक देती है और फिर मलेफिसेंट लड़के को छोड़ने जाने लगती है। जाने से पहले लड़का मलेफिसेंट से पूछता है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं और क्या वह दोबारा आकर उसके साथ खेल सकता है। मलेफिसेंट थोड़ी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि यह जंगल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह इस बारे में सोच सकती है। दोनों दोस्ती के इरादे से हाथ मिलाते हैं। तभी मलेफिसेंट को अजीब सा झटका महसूस होता है। उसे पता चलता है कि लड़के ने लोहे की अंगूठी पहनी हुई है। वह उसे बताती है कि लोहा परियों के लिए नुकसानदायक होता है और अगली बार वह इसे पहनकर न आए। इसके बाद वह लड़का अपने राज्य लौट जाता है। उसका नाम था स्टीफन। स्टीफन जिस राज्य से था, उस राज्य का राजा जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद मलेफिसेंट और स्टीफन के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी थी। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे दुश्मन राज्यों से हैं। स्टीफन रोज जंगल आता और दोनों साथ खेलते। धीरे धीरे साल गुजर गए और दोनों जवान हो गए। अब उनकी उम्र करीब 16 साल थी और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास एहसास पैदा हो चुका था। मलेफिसेंट को लगता था कि इंसान बुरे नहीं होते। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि इंसानों के दिल में लालच नाम की चीज भी होती है। एक दिन मलेफिसेंट को याद आता है कि स्टीफन काफी समय से जंगल नहीं आया। कुछ समय बाद इंसानी राज्य का राजा अपनी सेना के साथ जंगल पर हमला करने आ जाता है। मलेफिसेंट अब सिर्फ एक परी नहीं थी, बल्कि जंगल की रक्षक बन चुकी थी। वह राजा के सामने आकर उसे रोकती है और चेतावनी देती है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। राजा घमंड में आकर अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे देता है। तभी जंगल के भीतर से अजीब अजीब जादुई जीव निकलते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। राजा और उसकी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है और वे जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। राजा अपमानित और घायल हालत में अपने राज्य लौटता है। वह सभी को इकट्ठा कर ऐलान करता है कि जो भी मलेफिसेंट को मारेगा, उसकी शादी वह अपनी बेटी से कर देगा। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आता है। वह और कोई नहीं बल्कि स्टीफन होता है। कई सालों बाद स्टीफन जंगल में मलेफिसेंट से मिलने जाता है। मलेफिसेंट उसे देखकर भावुक हो जाती है और पूछती है कि वह इतने साल कहाँ था। स्टीफन खुद को निर्दोष दिखाते हुए कहता है कि वह राजा के कामों में उलझ गया था, लेकिन उसने मलेफिसेंट को कभी नहीं भुलाया। वह यह भी कहता है कि राजा उसे मारना चाहता है और वह उसकी सुरक्षा के लिए ही आया है। मलेफिसेंट उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। उसे इंसानों की चालाकी का अंदाजा नहीं था। स्टीफन चालाकी से उसे बहकाकर नशीला पानी पिला देता है। पीते ही मलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन उसे मार नहीं पाता, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज, उसके पंख, उससे छीन लेता है। अगली सुबह जब मलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वह खुद को पंखों के बिना पाती है। उसकी पीठ पर गहरे घाव होते हैं। दर्द और धोखे से टूट चुकी मलेफिसेंट चीख उठती है। अब वह पहले जैसी मासूम परी नहीं रही थी। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। उधर दूसरी तरफ स्टीफन मलेफिसेंट के कटे हुए पंख लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है। वह घमंड से कहता है कि उसने दिया गया वादा पूरा कर दिया है। राजा यह देखकर बेहद खुश हो जाता है और स्टीफन को पूरे राज्य की गद्दी सौंप देता है। अब स्टीफन एक आम इंसान नहीं, बल्कि उस इंसानी साम्राज्य का राजा बन चुका होता है। इधर जंगल में मलेफिसेंट बिल्कुल टूट चुकी होती है। पंखों के बिना वह उड़ नहीं सकती थी। जिस आसमान में कभी वह आजादी से उड़ती थी, अब वही आसमान उसे अधूरा लगने लगता है। एक दिन वह जंगल में भटक रही होती है, तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो एक कौवे को मारने ही वाला होता है। मलेफिसेंट से यह देखा नहीं जाता। वह अपने जादू से उस कौवे को इंसानी रूप दे देती है। शिकारी डर के मारे वहां से भाग जाता है।
वह इंसान बना कौवा मलेफिसेंट के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। मलेफिसेंट बस इतना कहती है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। वह व्यक्ति कहता है कि अब वह जीवन भर उसका साथ देगा और उसकी हर आज्ञा मानेगा। इंसान बनने की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। मलेफिसेंट भी पहली बार मुस्कुराती है और उसका नाम डियावाल रख देती है। इसके बाद डियावाल मलेफिसेंट की आंख और कान बन जाता है और उसे इंसानों की दुनिया की हर खबर लाकर देता है। उसी से मलेफिसेंट को सच्चाई पता चलती है कि स्टीफन ने उसे सिर्फ सत्ता के लिए धोखा दिया था। यह जानकर उसका भरोसा इंसानों से पूरी तरह टूट जाता है और उसके दिल में नफरत भर जाती है। कुछ समय बाद स्टीफन की शादी राजा की बेटी से हो जाती है और जल्द ही उनके घर एक बेटी जन्म लेती है। पूरे महल में जश्न का माहौल होता है। खुशी के इस मौके पर दूर दूर से मेहमान आते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर मलेफिसेंट भी महल में पहुंच जाती है। वह नवजात बच्ची को देखकर कहती है कि वह बेहद सुंदर है, लेकिन फिर वह उस पर एक भयानक श्राप लगा देती है। वह कहती है कि जब यह बच्ची 16 साल की होगी तो उसकी उंगली एक सुई से चुभेगी और वह गहरी नींद में चली जाएगी। यह सुनते ही स्टीफन घुटनों पर गिरकर मलेफिसेंट से माफी मांगता है और अपनी बेटी को बख्श देने की गुहार लगाता है। मलेफिसेंट उसे याद दिलाती है कि वह भी कभी एक मासूम लड़की थी और स्टीफन ने उसके साथ क्या किया था। हालांकि वह एक रास्ता छोड़ देती है। अगर उस लड़की को उसके 16वें जन्मदिन से पहले सच्चा प्यार मिल गया तो श्राप टूट सकता है। स्टीफन घबराकर 3 छोटी परियों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे बच्ची को बहुत दूर ले जाकर पाले। जब तक वह 16 साल की न हो जाए उसे महल में वापस न लाया जाए। इसके बाद स्टीफन अपनी सेना लेकर जंगल पर हमला करने निकलता है, क्योंकि वह अब उस जादुई जंगल पर पूरी तरह कब्जा चाहता था। लेकिन मलेफिसेंट पहले ही अपने जादू से जंगल की सीमाएं सुरक्षित कर चुकी होती है। अब कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता था। आगे हम उस बच्ची को देखते हैं जिसका नाम अरोरा होता है। तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर रहती हैं। मलेफिसेंट जानती थी कि अरोरा कहाँ है। वह कई बार उसे दूर से देखती और डराने की कोशिश भी करती, लेकिन अरोरा डरने की बजाय हंस देती। उस मासूम हंसी को देखकर मलेफिसेंट का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि असल में वह बुरी नहीं थी। तीनों परियां अरोरा की देखभाल में अक्सर लापरवाही करती थीं। ऐसे में कई बार मलेफिसेंट ही चुपचाप उसकी जान बचाती, कभी गिरने से तो कभी किसी खतरे से। समय बीतता गया और अरोरा बड़ी होती गई। अब वह 15 साल की हो चुकी थी और श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी था। एक दिन परियां उसे जंगल की सीमा के पास ले जाती हैं। वह वहां ऊंची लकड़ियों और दीवारों को देखकर सोचने लगती है कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन वह अकेले बाहर झांकने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि वहां कोई मौजूद है। वह आवाज लगाती है, तभी मलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। अरोरा उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि वही उसकी गॉड मदर है जो बचपन में हमेशा उसकी मदद करती थी। वह डियावाल को भी पहचान लेती है और उसे पसंद करती है। अरोरा की बातें सुनकर मलेफिसेंट के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाती है। अब वह उससे माँ की तरह प्यार करने लगती है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगती हैं, एक माँ और बेटी की तरह। एक रात जब अरोरा सो रही होती है, मलेफिसेंट उसका श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतना पुराना श्राप अब हटाया नहीं जा सकता। यह जानकर वह बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि अरोरा का 16वां जन्मदिन करीब आ रहा था। अब वह बस यही दुआ करती है कि अरोरा को समय रहते उसका सच्चा प्यार मिल जाए। एक दिन अरोरा मलेफिसेंट से मासूमियत से पूछती है कि बाकी परियों की तरह उसके पंख क्यों नहीं हैं। मलेफिसेंट भारी दिल से जवाब देती है कि कभी उसके भी पंख हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसे इंसान ने उन्हें उससे छीन लिया जिसके साथ वह कभी बेहद खुश हुआ करती थी। मलेफिसेंट भावुक होकर कहती है कि कभी वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी। खुले पंखों के साथ उड़ने की आज़ादी उसे आज भी याद आती है। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिंसेस अरोरा उसे संभालते हुए कहती है कि वह परेशान न हो। वह बताती है कि कल उसका 16वां जन्मदिन है और वह उन 3 परियों से इजाज़त लेकर मलेफिसेंट के साथ रहने आ जाएगी। लेकिन मलेफिसेंट अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक अरोरा को उसका सच्चा प्यार न मिल जाए। इसके बाद अरोरा वापस अपने घर की ओर चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवक से होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पहली ही नजर में एक अनकहा रिश्ता जुड़ जाता है। घर पहुंचकर वह तीनों परियों से कहती है कि वह मलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। यह सुनते ही तीनों परियां घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अरोरा को अब सच्चाई का आभास हो चुका है और वह अपने असली माता पिता के पास जाना चाहती है। अब परियों को लगता है कि सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो अरोरा को सब कुछ साफ साफ बता देती हैं कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे एक ताकतवर परी मलेफिसेंट ने उसे श्राप दिया था। वे यह भी बताती हैं कि वही परी उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। यह सब सुनकर अरोरा को भरोसा नहीं होता। उसका दिल टूट जाता है
और वह बिना कुछ बोले सीधा मलेफिसेंट के पास चली जाती है। वह मलेफिसेंट से पूछती है, जो मैंने सुना है, क्या वो सब सच है? मलेफिसेंट कुछ देर चुप रहती है और फिर सच स्वीकार कर लेती है। वह कहती है कि हाँ, वही श्राप की वजह थी, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका है। उसने यह सब राजा स्टीफन की वजह से किया था और अब वह नहीं चाहती कि अरोरा को कुछ हो। मलेफिसेंट यह भी कहती है कि वह अरोरा से दिल से प्यार करती है, लेकिन यह सच अरोरा को अंदर से तोड़ देता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और सीधा अपने पिता राजा स्टीफन से जाकर लिपट जाती है। रोते हुए वह कहती है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया। राजा स्टीफन यह सब देखकर गुस्से से भर जाता है। वह तीनों परियों पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने साफ कहा था कि अरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के बाद लाया जाए, फिर एक दिन पहले क्यों ले आए। अब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अरोरा को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां कोई भी उसके पास न जा सके। लेकिन श्राप को रोका नहीं जा सकता था। जैसे ही अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह खुद ब खुद एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां घूमने वाले पहिए और नुकीली सुइयां होती हैं। जैसे ही वह उस सुई को छूती है, वह वहीं गिरकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा स्टीफन टूट जाता है। वह रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अब कभी नहीं जागेगी। दूसरी तरफ मलेफिसेंट भी अंदर से बहुत दुखी होती है। वह उस लड़के को बुलाती है जो कभी रास्ते में अरोरा से मिला था। मलेफिसेंट को उम्मीद होती है कि शायद वही लड़का अरोरा का सच्चा प्यार हो और उसका किस श्राप तोड़ सके। लेकिन जब वह लड़का अरोरा को किस करता है तो कुछ भी नहीं होता। अब मलेफिसेंट को एहसास हो जाता है कि वह लड़का उसका ट्रू लव नहीं है। मलेफिसेंट टूट जाती है। वह रोते हुए अरोरा से कहती है कि वह उसकी मुस्कान और यादों को बहुत मिस करेगी। भावुक होकर वह अरोरा के माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। तभी अरोरा कहती है, आप कहाँ जा रही हैं? अब सच्चाई सामने आती है। अरोरा का सच्चा प्यार कोई राजकुमार नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही होती है। अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है, लेकिन तभी राजा स्टीफन के सैनिक मलेफिसेंट पर लोहे का जाल फेंक देते हैं। वह जाल परियों के लिए जानलेवा होता है। सैनिक मलेफिसेंट पर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। गुस्से में मलेफिसेंट अपने कौवे को भयानक ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन आग उगलता है और सारे सैनिक जलकर खत्म हो जाते हैं। मलेफिसेंट आजाद हो जाती है, लेकिन तभी राजा स्टीफन सामने आता है, लोहे के कवच में ढका हुआ। दूसरी ओर अरोरा मलेफिसेंट के कटे हुए पंख देखती है। वह उन्हें आजाद कर देती है और पंख उड़ते हुए वापस मलेफिसेंट तक पहुंच जाते हैं। अब मलेफिसेंट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है और राजा स्टीफन को अपने साथ आसमान में उठा ले जाती है। हवा में लड़ाई होती है। राजा उसके पंख पकड़ लेता है, लेकिन आखिरी पल में मलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और उड़ जाती है। राजा स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। उसका लालच उसी की मौत की वजह बनता है। अगली सुबह मलेफिसेंट जंगल से सभी काली दीवारें हटा देती है। फूल फिर से खिलने लगते हैं और जंगल में दोबारा जीवन लौट आता है। आखिर में मलेफिसेंट अरोरा से कहती है, आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह इंसानों का राज्य और जंगल एक साथ मिल जाते हैं और सभी शांति से रहने लगते हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।